हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। मेरे कराने के बाद इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से जरूर कर लेना। ऐसा नहीं हो कि आप मैं करा रहा हूं और आप उसको सिर्फ देख के और अपना काम कर रहे हो। तो ऐसा करोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व, जब तक तुम्हारे प्रैक्टिस में नहीं आएंगे। देखने भर से सिर्फ चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक पेपर में एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द सिलेंड्रिकल एक्सिस। सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल फ्लक्स फॉर द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय। तो मान लेते हैं ऐसा सिलेंडर बना हुआ है कोई, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर बना हुआ है और ये एक्सिस है सिलेंडर का। तो यहाँ तीन सरफेस हो गई, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस ये हो गई, जिसको हम नाम देंगे कर्व्ड सरफेस। इसको हम क्या नाम देंगे? कर्व्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल है तो सबसे पहले तो यहाँ पर एरिया वेक्टर बनाओ। तो इसका जो सरफेस का एरिया वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसे जाएगा। तो सरफेस का एरिया वेक्टर बनेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, ये ds हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है क्योंकि पैरेलल है। तो यहां पर जब सरफेस कर्व सरफेस के लिए आप कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स निकालोगे तो यहां लिखोगे E डॉट ds, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसी तरह से इसके लिए जब एरिया वेक्टर लिखोगे तो इसको 2 बोल रहे हो तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे जाएगा। मान लो इसको मैंने A2 लिख दिया और इसका एरिया वेक्टर जाएगा ऐसे, ये A1 हो गया, ठीक है, ये A1 हो गया। तो अगर आप फाई 1 निकालोगे तो फाई 1 क्या होगा? वो होगा E डॉट A1 वेक्टर। और A1 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया। ऑपोजिट का मतलब है कि यहां पर ये हो जाएगा EA cos 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो EA cos 180 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस EA। कितना बन जाएगा? माइनस EA। इसी तरह से आप निकाल लो फाई 2, तो फाई 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EA और cos 0 डिग्री, तो यहां से ये पॉजिटिव हो जाएगा EA प्लस का, और यहां पर किसका है? माइनस का। तो टोटल फ्लक्स आपको निकालना है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स बराबर होगा किसके? फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 3। तो फाई 1 की वैल्यू कितनी हो गई? फाई 1 की वैल्यू हो गई माइनस EA। फाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और ये कितना हो गया? प्लस EA। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 0। तो यहां पर जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड नियर हेमिस्फेरिकल सरफेस विदाउट बेस, विदाउट बेस सिलेंड्रिकल सरफेस विद वन एंड ओपन। ये भी ओपन सरफेस के ओपन है। स्पेरिकल सरफेस एंड हेमिस्फेरिकल सरफेसेस विद बेस एज शोन इन फिगर A, B, C and D। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस इज 0। इनमें से कौन से केस में फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है वो 0 होगा? तो जो गाउस लॉ हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लोज सरफेस के लिए, है ना। तो गाउस लॉ जो है, गाउस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेसेस, इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। तो गाउस लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो पहला जो केस है उसमें ओपन सरफेस है, विदाउट बेस है ना। पहले में विदाउट बेस है, विदाउट बेस है तो ओपन हो गया है, तो ये ओपन हो गया, ओपन। तो ओपन है तो यहां से जो फ्लक्स है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। यहां से फ्लक्स जो है वो 0 नहीं होगा। भाई गाउस लॉ क्या कहता है कि फाई इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q बाहर तो है ना, Q जो है वो बाहर तो है, पर यहां जो क्लोज सरफेस है वो बनी नहीं रही है। तो क्लोज सरफेस नहीं बन रही तो आप फिर इसको लगा नहीं सकते। इसी तरह से दूसरा जो है वो भी क्या है? एक एंड पे ओपन है, तो ये भी क्लोज सरफेस नहीं है, तो नॉट क्लोज सरफेस। तो ये भी क्लोज सरफेस नहीं है दूसरा वाला केस, और ये भी क्लोज सरफेस नहीं है, तो फाई इज नॉट इक्वल्स टू 0 यहां पर भी। तीसरा केस देखो, तीसरे केस में स्पेरिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये क्या बन रही है? क्लोज सरफेस बन रही है। तो बाहर वाला चार्ज तो कंसीडर होगा नहीं, तो फाई इक्वल्स टू यहां क्या हो जाएगा? Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर भी 0 नहीं है। और चौथा जो केस है उसमें क्या हो जाएगा? चौथे वाले केस में जो ये क्लोज सरफेस है, ये क्या है? ये है क्लोज सरफेस,
और क्लोज सरफेस है तो यहाँ पर फाई इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, और क्यू जो है वो बाहर है तो अंदर एनक्लोज है नहीं कुछ भी, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर डी आ जाएगा। ठीक है ना, तो समझ गए। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज है पूरा पूरा कि गाउस लॉ आपको पता तो है, पर क्वेश्चन में एप्लीकेशन में जब आप इसका यूज करोगे तो उस कॉन्सेप्ट को आपको यूज भी करना है कि जो गाउस लॉ है वो एप्लीकेबल होता है क्लोज सरफेस के लिए। तो ए और बी में क्लोज सरफेस बन नहीं रही है, इसलिए वहां पर जो फ्लक्स है वो 0 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, अ लॉन्ग चार्ज वायर इज केप्ट ऑन वाई एक्सिस, one end at origin, its linear charge density varies as lambda equals to lambda naught y। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो वेरी कर रही है, लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट वाई। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी से हम क्या निकाल लेते हैं, चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका। तो चार्ज की अगर हम वैल्यू निकालें चार्ज, तो चार्ज क्यू किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा इंटू डी वाई, लैम्बडा इंटू डी वाई। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से L तक, क्योंकि यहाँ 0 से और ये कहाँ तक जा रहा है, L तक जा रहा है। तो Q की वैल्यू 0 से L और लैम्बडा की वैल्यू डाल दो, लैम्बडा की वैल्यू डालोगे लैम्बडा नॉट वाई और ये डी वाई, ये वैल्यू रख दी। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा लैम्बडा नॉट वाई स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से L। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा नॉट L स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ गया, चार्ज की वैल्यू आ गई। हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, फ्लक्स जो है वो बराबर होगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया लैम्बडा नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई फ्लक्स की। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, बी आंसर आ गया, बी। राइट आंसर कौन सा आ गया इसका, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ डिस्क। एक डिस्क के एक्सेस के ऊपर रखा हुआ है पॉइंट चार्ज है Q एट डिस्टेंस 4r अबव द सेंटर ऑफ अ डिस्क ऑफ रेडियस r। ये पहली कंडीशन है, एज शोन इन सिचुएशन फर्स्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द डिस्क इज फाई। ये जो डिस्क है इससे जो फ्लक्स जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, फाई है, ये गिवन है यहाँ पर। नाउ अ हेमिस्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड ओवर द डिस्क such that it forms a closed surface। इसने क्या बना दिया, closed surface बना दिया, as shown in situation 2। जैसा कि situation 2 में बोला गया है, the flux through the curved surface in situation 2 taking direction of area vector along outward normal as positive is। देखो ये बन गई है closed surface, ये क्या बन गई है, closed surface बन गई है। ठीक है, तो यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन मान लो, क्योंकि ये डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे जो इस पॉइंट पर, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्लोज सरफेस में रखा है, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये जो सरफेस है इसकी 2 सरफेस हो गई, ये हो गया कर्व और ये बन गई डिस्क, ये क्या बन गई डिस्क। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, फाई डिस्क और प्लस फाई कर्व, प्लस फाई कर्व। अब we know that uniform electric field in closed surface, तो उस केस में जो टोटल फ्लक्स है वो कितना होता है, 0 लेते हैं। उस केस में फ्लक्स की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 0। तो यहां से फाई डिस्क प्लस फाई कर्व, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हमें निकालना है क्या, कर्व सरफेस से निकालना है। तो फाई कर्व जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ फाई डिस्क। और डिस्क के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू हमें फाई दी हुई है, तो फाई कर्व जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ फाई हो जाएगी। तो कर्विलिनियर सरफेस से जो फ्लक्स जाएगा वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस फाई। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 point charges each of Q magnitude are kept at the center of the cube O and vertex A. Find the flux through the shaded face। देखो सबसे पहले सेंटर ऑफ क्यूब की वजह से अगर हम बात करें, किसकी वजह से, सेंटर ऑफ क्यूब। तो फॉर फ्लक्स, पहले तो मैं निकाल लेता हूं फ्लक्स फॉर द चार्ज एट सेंटर, चार्ज एट सेंटर, सेंटर पर जो चार्ज है उसकी वजह से। तो उसकी वजह से जो टोटल फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो
क्यूब है 6 फेसेस से मिलकर बना है, तो इसको हम किसके बराबर लिख देंगे 6 5 फेस, तो एक फेस का हम यहां से निकाल लेंगे, तो ईच फेस का जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया किसकी वजह से, ये हो गया सेंटर पे जो चार्ज है उसकी वजह से। अब जो वर्टेक्स पे रखा है उसकी वजह से निकालते हैं, किस पर रखा है वर्टेक्स पे, तो वर्टेक्स पे जो रखा है उसकी वजह से निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां मैंने इसको अलग से बना लेता हूं पहले, ये रखा है, तो यहां पर चार्ज रखा है यहां पर Q, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल वो कितना होगा Q/8। भाई टोटल जो कॉर्नर्स हैं वो कितने हो गए 8 हो गए, तो ये एक कॉर्नर पर रखा है, तो इसका ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा Q/8 आएगा, क्योंकि ये 8 जो कॉर्नर है उनके साथ टच में होगा। भाई जब इसको हम सिमेट्रिक बनाएंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 है ना, तो ये 8 क्यूब बना लो यहां पर, 4 तो ऊपर हो जाएंगे 4 नीचे हो जाएंगे, तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे 8, तो 8 के कॉर्नर के साथ ये किस में रहेगा टच में रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा Q/8। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर ऑफ चार्ज एट फ्लक्स और चार्ज एट कॉर्नर, चार्ज एट वर्टेक्स, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा Q/8 होगा, तो उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट, कितना आएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ये वर्टेक्स पे रखा हुआ है तो इसकी वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसके एडजेसेंट सरफेसेस है, तो एडजेसेंट सरफेस जो वर्टेक्स ए की होगी, एडजेसेंट सरफेस टू वर्टेक्स ए, वो कौन कौन सी होगी, वो होगी मान लो इसकी साइड ए है, तो x बराबर ए वाली, y बराबर ए वाली और z बराबर ए वाली इसके एडजेसेंट होंगी। बाकी जो x बराबर 0 वाली, y बराबर 0 वाली, z बराबर 0 वाली वो इससे दूर होंगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो उनकी वजह से जो फ्लक्स है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो यहां केवल 3 सरफेस दिखेंगे हमें, तो यहां पर हर सरफेस से जो फ्लक्स का, क्योंकि 3 सरफेस दिख रही है, 3 से हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो हर सरफेस से क्या करेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट और इसको 1/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हर सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फ्लक्स है वो हम निकाल लेंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/24 एप्सिलॉन नॉट, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम आ गया, ये बन जाएगा कितना Q, और ये बन जाएगा नहीं 6 चौक 24 4 4Q बन जाएगा, ये बन जाएगा 4Q और ये बन जाएगा Q, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5Q/24 एप्सिलॉन नॉट। क्या आंसर आ जाएगा 5Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो राइट आंसर जो हम लगा देंगे वो लगा देंगे 5Q/24 एप्सिलॉन नॉट, विच इज ऑप्शन डी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज शीट प्लेस्ड विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा cuts through a spherical Gaussian surface of radius r at a distance x from its center as shown in the figure. The electric flux phi through the Gaussian surface. तो ये हमें सरफेस दी हुई है और ये शीट पास हो रही है ऐसे, ये जो सरफेस दी है इसकी रेडियस है r, तो यहां से डिस्टेंस हमें दी है x, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी r। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करें तो ये ट्राइंगल बन गया, एक ट्राइंगल, तो ये अगर ट्राइंगल बन गया तो इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे और ये किसके बराबर आ जाएगी, √r² माइनस x²। ये डिस्टेंस जो है किसके बराबर आ जाएगी, √r² माइनस x² के बराबर ये डिस्टेंस आ जाएगी। हमें जो चार्ज डेंसिटी दी है वो कौन सी चार्ज डेंसिटी दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं सिग्मा इक्वल्स टू Q/A। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। हमें निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एनक्लोज्ड Q जो है वो हमें निकालना है,
तो यहां से इसकी वैल्यू कैसे निकालें? एक तो सिग्मा तो एज इट इज रहेगा, हमें चाहिए एरिया, है ना, हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। भाई एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना है, इसको हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पाई और लगाओ यहाँ पर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि कौन सा आंसर हो गया? डी आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, डी। राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो इसका सही आंसर आएगा वो कितना आंसर आ जाएगा? वो आ जाएगा अंडर रूट पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया एस इक्वल्स टू 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन। तो अगर मैं एक्सेस बनाता हूं तो ये मैंने ऐसे एक्सेस बना लिए। ठीक है, तो ये बना लिया मैंने एक्स, ये बना लिया वाई और ये बना लिया जेड। तो रेक्टेंगुलर सरफेस जो है वो वाई जेड प्लेन में रखिए। वाई जेड प्लेन का मतलब हो गया ये प्लेन हो गया, और इलेक्ट्रिक तो ये प्लेन हो गया। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा आएगा। तो एरिया वेक्टर जो एस है उसकी वैल्यू कितनी है? 0.1। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? एक्स की डायरेक्शन में होगी, यानी कि आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है हमें। तो फ्लक्स जो है वो किसके बराबर होता है? ई डॉट ए। तो ई की वैल्यू लिख दो, तो फाई ई, ई की वैल्यू कितनी आएगी? वो लिखोगे 12 आई कैप प्लस 6 जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ एरिया के साथ। तो एरिया कितना है? 0.1 आई कैप। तो 0.1 आई कैप के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1.2। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, आई जे डॉट आई क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2। 1.2, तो 1.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, consider a circular surface of radius r equals to 1 meter kept in a uniform electric field E equals to 10 Newton per coulomb. The surface of circle makes an angle 30 degree with the direction of electric field if the magnitude of electric flux through the surface is found to be. तो ये सर्किल है, ये इसके लिए नॉर्मल एरिया वेक्टर हो गया, और एरिया वेक्टर को लिख दिया मैंने एस से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है, और ये एंगल बन रहा है कितना? थीटा। और इस थीटा एंगल की जो वैल्यू है, हमें बोला है द सरफेस ऑफ सर्किल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो ये सरफेस है, सरफेस, तो यहां से ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये एंगल जो है कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनेगा, ये कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। यही यहां पर आपको ध्यान रखना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो फ्लक्स जो होगा वो होगा ई ए कॉस 60 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है? 10, और एरिया जो है वो कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू एस स्क्वायर, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो ये हो गया 10 पाई, और ये हो जाएगा 1/2। तो यहां से आंसर आ गया कितना? 5 पाई। कितना आ गया? 5 पाई। नेक्स्ट, अ क्यूब हैज साइड्स ऑफ लेंथ एल इक्वल टू 0.2 मीटर इफ इट इज प्लेस्ड विद वन कॉर्नर एट द ओरिजिन as shown in figure. The electric field is uniform and given by, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्यूब। पूरे क्यूब से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो क्योंकि ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इज नॉट पोजीशन डिपेंडेंट, नॉट पोजीशन डिपेंडेंट। अब मेरे को कैसे पता लगा ये पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे, एक्स वाई का कोई भी टर्म नहीं है, एक्स वाई जेड का, तो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हैंस इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हैंस इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड वी नो दैट
know that uniform electric field in closed surface, तो उस केस में जो फ्लक्स है वो कितना होता है, सरफेस से जीरो होता है। तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट, कंसीडर एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विद एक्स कोऑर्डिनेट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये पोजीशन डिपेंडेंट है। वेयर ए इज इक्वल्स टू 10⁴ न्यूटन पर कूलम मीटर, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सिलेंडर इज एस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ दे रखा है उसका 1 मीटर। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सिलेंडर, वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज एट एक्स इक्वल्स टू 0। एक एंड ये है और एक एंड इसका ये है। तो सबसे पहले जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3। तो ये 1 हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ 2 और इसको बोल देता हूँ मैं 3। तो φ2 जो है वो तो हो जाएगा EA cos 90, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब φ1 जब आप निकालोगे तो उसमें लिखोगे E और एरिया वेक्टर डॉट A, तो ये बनेगा माइनस EA, पर E जो है उसकी वैल्यू AX है, तो ये लिखा जाएगा माइनस AX इंटू A। और φ1 के लिए x कितना है, 0 है। एट 1 x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो एट 1 x इज इक्वल्स टू 0, तो φ1 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो φ1 भी 0 हो गया। तो कुल मिलाकर बचा कौन सा, φ3 बचा। तो φ3 जो है वो कितना बचेगा, वो बचेगा EA cos 0, cos 0 को आप 1 ले लोगे, तो ये हो जाएगा AX और A। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी L, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी L, और ये हमें एरिया वेक्टर दिया हुआ है, एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। A की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁴, L की वैल्यू हो गई 1 मीटर, और एरिया को आप कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो सिंप्लीफाई करा तो आंसर आ गया कितना, 5। तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric field given by E equals to 4i cap minus 3y square plus 2j cap pierces a Gaussian cube of edge length 2 meter and positioned as shown in the figure. What is the magnitude of net electric flux? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ E अगर निकालूं तो डाइवर्जेंस ऑफ E कैसे लिखेंगे, डेल EX अपॉन डेल एक्स प्लस डेल EY अपॉन डेल वाई और प्लस डेल EZ अपॉन डेल Z। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से डेल EX अपॉन डेल एक्स तो 0 है, क्योंकि उसमें x का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है। इसी तरह से डेल EZ अपॉन डेल Z भी 0 है। तो बचा क्या यहाँ पर, डेल EY अपॉन डेल वाई, कुल मिलाकर ये बचा। तो ये बचा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6, तो ये आ जाएगा 6y आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6y। तो इसको इसके बराबर कर दो, तो रो ओवर एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया, -6y। तो यहां से रो की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 6y एप्सिलॉन नॉट। क्या वैल्यू हो गई, 6y एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, रो की। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहां से चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इक्वल्स टू रो और डी टाउ, रो डी टाउ कर देंगे। तो यहां से ये क्या बनेगा, ये बनेगा -6y एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा dx dy और dz। तो dx जो है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 3 तक, dz का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, z का, ये क्यूब दिया हुआ ना 2, हाँ, तो z का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 2 और y का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा 0 से 2। तो यहां से जब q को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -48 एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है फ्लक्स, तो फ्लक्स बराबर होगा -48 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, -48। क्या आंसर आ जाएगा, -48 हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।